वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 11 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। इसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछली वर्कशीट को से आगे ही वर्कशीट है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए हम हाइलाइटर ले लेते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 11 है, क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और टॉपिक चैप्टर का नाम है परमाणु तथा अणु रासायनिक संयोजन। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछती है कि तत्वों से यौगिक का निर्माण कैसे होता है? क्या मिश्रण की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं? तो ज्ञान कहता है नहीं जिज्ञासा दीदी, यौगिक का निर्माण मिश्रण की तरह ही होता है। मिश्रण को तो हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, ठीक है, जैसे चीनी पानी का मिश्रण हो गया। लेकिन यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में रासायनिक संयोजन से होता है, ठीक है। और उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में रासायनिक संयोजन से होता है, ठीक है। और इन अभिक्रिया के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं कि यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया से होता है और इन अभिक्रिया का कोई निश्चित सिद्धांत होते हैं, यानी इनको निश्चित अनुपात में हमें तत्वों को रखना होता है। अच्छा, अब ये नियम कौन से हैं? दो नियम है मेन यौगिक के। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण, यानी कोई भी चीज किसी भी चीज में बदल जाए, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश संभव है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मैटर यानी तत्व को हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो द्रव्यमान उतना ही रहता है, कोई चीज किसी भी रूप में बदल जाए। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसा भी एग्जाम्पल है A प्लस बी, कोई भी दो तत्व हमने ले लिए और A का द्रव्यमान है 4 ग्राम, B का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और इनकी रासायनिक अभिक्रिया में C और D बन गए, तो टोटल कितना ग्राम हो गया बताइए? 14 ग्राम हुआ ना लेफ्ट में। तो ये जो अभिक्रिया से पहले जितना था द्रव्यमान, उतना ही अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान रहेगा। A प्लस बी की जब अभिक्रिया हुई, A प्लस बी कोई भी तत्व हो सकता है, एक उदाहरण लिया गया है। तो इससे C प्लस डी बने और C का द्रव्यमान है 2.5 ग्राम और D का है 11.5 ग्राम। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 11 और 2 13 और आधा 1 होता है, 13 और 1 14। तो लेफ्ट में भी 14 ग्राम है और राइट में भी 14 ग्राम है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी अभिक्रिया हो जाए, ये अभिक्रिया का है सिंबल कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, द्रव्यमान यानी मास हमेशा स्थिर रहता है, बना रहता है। मास जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है, ठीक है। अब अगला हम नियम पढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इसका मतलब यह है कि दो तत्वों को हम हमेशा एक निश्चित अनुपात में लेंगे और उनकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो यौगिक बनेगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर यौगिक में जो भी तत्व होते हैं हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन समझ सकते हैं आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं जिससे मिलकर जल बनता है और जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व
अपने द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में मिलते हैं, यानी हमेशा 1:8 में होंगे रेशियो। मीन्स कि 1 हाइड्रोजन होगी तो 8 ऑक्सीजन होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये कह रहा है ये कि एक ग्राम हाइड्रोजन के साथ और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यानी अगर हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन लेना है तो हम कितना ऑक्सीजन लेंगे जल बनाने के लिए? 16 ग्राम। जितना हाइड्रोजन का बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन बढ़ेगा। अब इस पे आते हैं स्थिर अनुपात के नियम में क्या कह रहा है ये कि यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व हमेशा स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर हों, ठीक है, या यौगिक किसी भी पद्धति में बनाए जाएं। हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। यानी अगर हम ये कहें कि जल बनाना है तो कहीं भी बन रहा है उसका अनुपात हमेशा स्थिर होगा। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमान के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। समझ में आया कि यौगिक बनाने में जितने भी तत्व लेंगे हम लोग, उनका अनुपात हमेशा स्थिर होगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्बन, एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या 2 तत्व हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो यौगिक है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इनका अनुपात होता है 3:8। यानी 1 कार्बन के साथ 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। ठीक वैसे ही अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अमोनिया में कौन कौन से हैं तत्व? नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन और H4 हाइड्रोजन। और इनका जो द्रव्यमान का अनुपात है, ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में लेना है, ध्यान रखना है, 14:3। ठीक है, इस रेशियो में ये चलेंगे। अब ये जब हमने पढ़ लिया आपको समझ में आया होगा। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। तो बताइए 2 नियम कौन से हैं? हमने 2 नियम अभी पढ़े ना रासायनिक संयोजन के। संयोजन समझ में आ गया ना कि तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक संयोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा यहां पर है कि पहला नियम हमारा ये है और दूसरा नियम ये है। यानी हम यहां से यहां तक आंसर लिखेंगे कि पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान ना तो सृजित किया जा सकता है, यानी उसको बना नहीं सकते, ना ही विनाश कर सकते हैं कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो। ठीक है, और दूसरा है द्रव्यमान का जो अनुपात होता है हमेशा स्थिर होता है। यानी 2 तत्वों को लेकर अगर यौगिक बनेंगे तो एक निश्चित अनुपात में ही तत्व लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो रहा है आपको? क्या 2 विभिन्न स्थानों के लिए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? नहीं। इसका आंसर है नहीं। हमने यहां पे पढ़ा था, आप लिखोगे नहीं। समझाइए कैसे? तो आंसर नंबर 2, ये आंसर नंबर 2 है। इरेज कर दे ठीक से। कलर ले लेते हैं। आंसर नंबर 2 हम लिखेंगे कि नहीं, कि 2 विभिन्न स्थानों पर अगर शुद्ध जल की रासायनिक, देखिए शुद्ध जल की रासायनिक अभिक्रिया जल किससे मिलता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कहीं भी निश्चित होगा। ये इस नियम से बोलता है कि यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो या किसी भी पद्धति में बनाए। यानी हमारा आंसर यहां तक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये ब्लू लाइन है यहां से यहां तक, तो ये हमारा यहां से लेकर यहां तक आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन उदाहरण के साथ है, अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यानी क्या है ये? 3 + 11, यही है ना? 3 और 11 को जोड़ा, 3 + 8 को जोड़ा, 8 + 3 को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 11 ग्राम। ठीक है, टोटल द्रव्यमान तो टोटल रहेगा ना, यहाँ पे बता ना द्रव्यमान खत्म नहीं होता। तो टोटल द्रव्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसका कुल द्रव्यमान 11 ग्राम ही होगा। तो आगे इसी पे बेस पे क्वेश्चन है
कि अगर 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अभी हमने बताया द्रव्यमान खत्म नहीं होता, विनाश नहीं होता, यानी टोटल इसका जो बनेगा हम लिखेंगे 12 ग्राम, 12 और 32 को जोड़ दीजिए, 32 को जोड़िए, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 44। 44 आ रहा है ना, 44 ग्राम क्या बनेगा? 44 ग्राम जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 4, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? तो हम यहां से आंसर दे सकते हैं कि अमोनिया में क्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि अमोनिया में, हाइलाइटर ले सकते हैं, अमोनिया में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है। और यही पूछा है ना कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप बता सकते हो। अमोनिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है। और दूसरा क्या पूछा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ से आंसर है 4th का। क्लियर हो रहा है? ये 4th लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सी चीजें? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो बस इतना ही आंसर हमारा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।